Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. हम लेसन नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स को कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस की व्हाट इज़ एन एटम और साथ में हमने डिस्कस की किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट के लिए अलग अलग तरीके से इसके लिए सिंबल इस्तेमाल होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के किस तरह से नाम दिए गए हैं। यहाँ पर हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे एटॉमिक मास के बारे में। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी प्रपोज वॉज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। हमने जो डाल्टन थियरी की बात की, एटॉमिक थियरी की, उस एटॉमिक थियरी में जो प्रपोज हुआ था, इसमें अगर जो कोई सबसे रिमार्केबल बात थी तो वो थी एटॉमिक मास के बारे में, मतलब आणवीय कद के बारे में। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके आधार पर इच एलिमेंट हैड द कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। उनका कहने का मतलब ये था कि हर एक एलिमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, वो है उसका एटॉमिक मास। द थियरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वेर prompted to measure the atomic mass of an atom. थियरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो थियरी कांस्टेंट प्रोपोर्शन थियरी को एक्सप्लेन कर रही थी, सो वेल द साइंटिस्ट वेर प्रोमिडेंट द मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। तो साइंटिस्टों ने इस थियरी के बेस पर प्रयत्न किया कि एटम का एटॉमिक मास किस तरह से मेजर किया जाए। एंड सिंस डिटरमिन द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम्स वॉज रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन उनके लिए ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, मतलब कि मुश्किल कार्य था कि किस तरह से एटॉमिक मास ऑफ द एटम इंडिविजुअली वो मेज़र कर सके। रिलेटिव एटॉमिक मास वेर डिटरमिन यूजिंग द लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड्स फॉर्म। लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास अगर जो मेज़र करना था तो ये पॉसिबल था किस तरह से, तो यूजिंग द लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ का यूज़ करते और कंपाउंड जो कि फॉर्म हुआ है इसको रिलेटेड वो एटॉमिक मास इसके आधार पर फाइंड आउट कर सकते थे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कि हम एक एग्जांपल के द्वारा ये बात समझने की कोशिश करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म बाय द कार्बन इन ऑक्सीजन। जैसा कि हम जानते हैं कि ये कार्बन और ऑक्सीजन से कंबाइन होने से बना है। It has observed experimentally that 3 gram of carbon combine with the 4 gram of the oxygen and they gives carbon monoxide। अगर जो एक्सपेरिमेंटल बेस पर कहा जाए या फिर एक्सपेरिमेंटली वे पर कहा जाए तो 3 ग्राम कार्बन के साथ जब 4 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। दूसरे वर्ड्स में ये कहेंगे कि कार्बन कंबाइन विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। जब कार्बन कंबाइन होता है 4/3 टाइम्स ऑफ द इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 4/3 टाइम्स ऑफ मास के साथ, तब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। सपोज एब्रीवेटेड एज AMU, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन इट इज़ नाउ रिटन एज U। तो एटॉमिक मास है, इसके यूनिट को हम AMU के नाम से एब्रीवेट करते थे। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास पर यूनिट। बट IUPAC ने जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन किया है, इसके आधार पर अब हम इसका एटॉमिक मास को दिखाने के लिए AMU का यूज़ नहीं करते हुए सिर्फ U का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। एज एक्चुअल टू द मास ऑफ द वन कार्बन एटम देन वी वुड असाइन कार्बन एंड एटॉमिक मास इज 1.0 U। तो इक्वल टू द मास होता है, इट इज़ यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे एटॉमिक मास ऑफ द यूनिट की, तो ये यहाँ पर हमें इक्वल ऑफ द मास ऑफ द वन कार्बन एटम के जितना होता है एंड देन वुड असाइन कार्बन एंड एटॉमिक मास इज 1.0 U। तो हमने यहाँ पर कार्बन का जो एटॉमिक मास है इसे 1.0 U लिया है एंड ऑक्सीजन इज द एटॉमिक मास इज 1.33 U। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है ये 1.33 U हमें मिलेगा। हाउएवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव दिस नंबर एज द होल नंबर। क्या आपको नहीं लगता कि अगर जो एटॉमिक मास का नंबर है ये होल नंबर में रिप्रेजेंट होता तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता, या फिर एज नियर टू द होल नंबर, या फिर होल नंबर के नज़दीक में अगर जो
ये रिप्रेजेंट होता तो और ज़्यादा अच्छा होता. As possible. While searching for the various atomic mass unit, scientists initially took 1 by 16th of the mass of atom of the naturally occurring oxygen as the unit. तो जो साइंटिस्टों ने शुरू में सर्चिंग किया वेरियस एटॉमिक मास यूनिट को देखते हुए, तो उन्होंने इनिशियली स्टेज पर 1/16 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ द नेचुरल अकरिंग ऑक्सीजन है, इसे 1 यूनिट कंसिडर किया. एंड दिस वाज कंसिडर्ड रिवेलेंट ड्यू टू द 2 रीज़न. और ऐसा कंसिडर करने के पीछे 2 कारण थे. पहला, ऑक्सीजन रिएक्टेड विद द लार्ज नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड फॉर्म द कंपाउंड्स. पहली बात ये कि ऑक्सीजन बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है और डिफरेंट कंपाउंड्स को फॉर्म करता है. और दूसरा, दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव द मासेस मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर. और दूसरा कारण ये था कि एटॉमिक मास यूनिट इस तरह से लेने से फ़ायदा ये था कि यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट थे, ये मास ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ये होल नंबर्स में कंसिडर कर सकते हैं. सो हावेवर इन 1961 फॉर द universally accepted atomic mass unit, carbon 12 isotope was the chosen as the standard reference for the measuring atomic mass. लेकिन इसके बाद 1961 में यूनिवर्सली मतलब कि सार्वत्रिक रूप से ये स्वीकार किया गया कि एटॉमिक मास यूनिट के लिए कार्बन 12 आइसोटोप है, इसकी पसंदगी की गई और इसे स्टैंडर्ड रेफरेंस काउंट करते हुए, कंसिडर करते हुए कोई भी एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास है मेजर करेंगे. 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू द एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ द 1 एटम ऑफ द कार्बन 12. तो इसके हिसाब से 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब ये हुआ कि ये किससे इक्विवेलेंट होगा. तो मास यूनिट इज इक्वल टू द एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1 एटम ऑफ कार्बन 12. तो कार्बन 12 जो था आइसोटोप हमारा, इसका एक एटम का जो मास है इसका 1/12 एग्जैक्टली जो मेजरमेंट होगा, ये मेजरमेंट होगा 1 एटॉमिक मास यूनिट का. द रिलेटिव एटॉमिक masses ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12. तो इसके बाद कार्बन 12 जो हमने कंसिडर किया था यहाँ आइसोटोप, इसके आधार पर इसे रेफरेंस लेते हुए एटम्स ऑफ द कार्बन 12 को रेफरेंस बनाते हुए हम एटॉमिक मास ऑफ ऑल यूनिट ऑफ ऑल एलिमेंट्स हम मेजर करते हैं. इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग द फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विथ हिम. आप ऐसा कल्पना कर सकते हो कि एक फ्रूट सेलर है, फल बेचने वाला, वो किसी भी स्टैंडर्ड वेट करने के यूनिट का यूज़ किए बगैर सेलिंग फ्रूट्स, वो फ्रूट बेच रहा है. ही टेक्स अ वाटरमेलन एंड सेज, वो एक वाटरमेलन उठाता है और कहता है कि दिस हैज़ अ मास इक्वल टू द 12 यूनिट्स. ये 12 यूनिट्स के इक्वल का मास है. 12 वाटरमेलन्स यूनिट और द 12 फ्रूट्स मास यूनिट, मतलब कि 12 वाटरमेलन यूनिट्स या फिर 12 फ्रूट्स मास यूनिट के जितना है. ही मेक्स 12 इक्वल पीसीस ऑफ द वाटरमेलन. इसके बाद वो इसके 12 इक्वल पीसीस बनाता है. एंड फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग. और फिर जो इसने फल बेचे थे उस हर एक का वो मास मेज़र करने की कोशिश करता है, रिलेटिव टू द मास ऑफ द 1 पीस ऑफ द वाटरमेलन, जो कि रिलेटिव है 1 पीस ऑफ द वाटरमेलन के मास के साथ. नाउ ही सेल्स हिज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट. और इसके बाद वो फ्रूट से रिलेटिव जो फ्रूट मास यूनिट था FMU, इसके हिसाब से हर एक फ्रूट को बेचने की कोशिश करता है. देखिए ये बात हमने यहाँ पर फिगर में दिखाई है. सबसे पहले फिगर में आप देख सकते हो जिसमें होल वाटरमेलन दिखाया गया है. इसके बाद इसे 12 इक्वल पीस में डिवाइड किया गया है. और तीसरे फिगर में 1/12 ऑफ द वाटरमेलन, मतलब कि एक सिंगल पीस आप देख सकते हो. और चौथे फिगर में आप देख सकते हो हाउ द फ्रूट सेलर कैन वेट द फ्रूट्स यूजिंग पीस ऑफ द वाटरमेलन. किस तरह से वो दूसरे फल हैं इसका मेज़र करता है मास को विद द रेफरेंस ऑफ द
वाटरमेलन, पीस ऑफ द वाटरमेलन के मास के हिसाब से। सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम। बिल्कुल इसी तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम। यहाँ पर एवरेज मास ऑफ द एटम निश्चित किया गया है एज कंपेयर टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, और वो है 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1 कार्बन एटम। देखिए आपके सामने एक टेबल है, एटॉमिक मास ऑफ द फ्यू एलिमेंट्स यहाँ पर दिखाया गया है, और ये होल नंबर में जनरली प्रेजेंट हुआ है। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास है 1U, कार्बन के लिए है 12U, नाइट्रोजन का है 14U, ऑक्सीजन है 16U, सोडियम के लिए 23U, मैग्नीशियम के लिए 24U, सल्फर के लिए 32U, क्लोरीन के लिए 35.5U, और कैल्शियम के लिए है 40U। ओके, इस वीडियो में हम यहाँ तक ही बात करेंगे, आखिरी एक टॉपिक को कंप्लीट कर ले। हाउ डू एटम एग्जिस्ट? एटम किस तरह से एग्जिस्ट होता है? एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सबसे पहली बात ये कि मोस्ट ऑफ एलिमेंट के अंदर एटम है वो एबल ही नहीं है, नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से ये एग्जिस्ट नहीं हो सकता। एटम्स फॉर्म द मॉलिक्यूल्स एंड आयन। एटम्स हैं वो या तो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, फिर या ये आयन फॉर्म करता है, एंड दिस मॉलिक्यूल और आयन एग्रीगेट इन द लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर। और ये कोई भी फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयन के फॉर्म में लार्ज नंबर में ये मैटर के अंदर देखा जा सकता है, दैट वी कैन सी, जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एटम वाला टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कंटिन्यू करेंगे अब व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे, धन्यवाद करते हुए, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।